हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट की सेकंड पार्ट को करेंगे। इससे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की थी और रवि की स्टोरी है उसको स्टडी किया था। उसमें पता चला था कि एनवायरनमेंट की फुल डेफिनेशन क्या होती है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स नेचुरल, ह्यूमन, बायोटिक, नॉन बायोटिक, इकोसिस्टम, ये सारे हमने ब्रीफली में किए थे। ठीक है, अब हम नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है इस डोमेन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन करते हैं। तो आपका ये पार्ट दे रखा है आपके चैप्टर में, इसको पढ़ते हैं। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये कहता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। ज़मीन, वाटर, हवा, प्लांट, पौधे और जानवर, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स भी, ये सारे क्या आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। फिर ये कहता है कि यू आर है फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। हम अपनी पिछली क्लासेस में जो है ये लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, इन सब के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है इन फैक्ट्स के बारे में या इन डोमेन्स को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इनके बारे में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर में 3rd पेज नंबर है, इसको आप अच्छे से रीड करना। अब मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि इसमें है क्या। उससे पहले हम एक ये बॉक्स जो दे रखा है इसको देखते हैं। ये एनवायरनमेंट, इन बॉक्स को भी आप अच्छे से रीड किए करना। इसमें क्या लिखा था कि एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, एनवायर, एनवेरियर, मीनिंग नाइदर नाइबरहुड। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का इन्होंने जो मीनिंग दे रखा है फ्रेंच लैंग्वेज से इस वर्ड को कंटिन्यू किया गया या बनाया गया है। तो उसका जो मीनिंग है फ्रेंच में, जो एनवार वर्ड है उसका मीनिंग है नाइबरहुड, यानी कि पड़ोसी। ओके, तो उसी वर्ड से जो है एनवायरनमेंट वर्ड है ये बना है। ओके, चलिए अब की नेक्स्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पुट होता कि व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने फर्स्ट ही लाइन में पढ़ा था कि नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स। यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट है वो किन से मिलकर बना है, जमीन, पानी, हवा, पेड़ और पौधे और जानवर। ठीक है, तो इन सब से मिलकर जो बना है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आएगा। अब आता है डोमेन्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन कौन कौन से हैं ये देखिए। ये हम इस जो है ग्राफ को देखते हैं एक बार। तो इसके ये 4 पार्ट्स हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने 6th क्लास में। अभी इसको देखते हैं कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये 4 जो पार्ट हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट के हैं। तो 3 जो मेन पार्ट्स हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इन्हीं से मिलकर जब ये तीनों चीज़ें जब एक जगह पर लिविंग थिंग्स है तो उसको हम बायोस्फेयर बोलेंगे, बायोस्फेयर। ठीक है, तो अब इनको हम 1 बाय 1 जो है आगे डिस्क्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये क्या कहता है कि जो लिथोस्फेयर है वो जो ज़मीन की जो सबसे ऊपरली वाली जो सतह होती है, सॉलिड सरफेस, सबसे हार्ड होता है ये, और सॉलिड क्रस्ट होता है। तो ये सबसे हार्ड टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली परत होती है और सबसे हार्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है कि मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सोल। तो इसमें क्या कहता है कि ये किससे बनी होती है, रॉक्स और मिनरल से बनी होती है, और कवर्ड किसकी होती है, एक थिन लेयर ऑफ सोल, और मिट्टी की एक थिन लेयर से जो है ढकी हुई होती है। नेक्स्ट आता है लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। तो ये कहता है कि जो लिथोस्फेयर है वो कंसिस्ट होता है, लिथोस्फेयर में ही कौन कौन सी चीज़ें आती है, लैंडफॉर्म की आती हैं सारी चीज़ें, जैसे कि पहाड़, पठार, प्लेन ज़मीन जो समतल धरती जिसको हम बोलते हैं, और वैलीज यानी कि जो पहाड़ों के बीच में होते हैं, घाटी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो पहाड़ हमें पता चल गया पहाड़ कैसे होते हैं। देखो पहाड़ होते हैं ऐसे, ठीक है, और प्लेटूज जो होते हैं जिसको हम प्लेटूज यानी कि पठार जिसको हम बोलते हैं वो ऐसे होते हैं, एक टेबल टॉप की तरह होते हैं, ऐसे जाके और ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये टेबल टॉप की तरह यानी कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर जाके और फिर ऊपर भी बिल्कुल समतल ज़मीन की तरह ऐसी, और फिर लास्ट में फिर ऐसे। तो टेबल टॉप की तरह, एक टेबल की तरह इनकी जो है डायरेक्शन होती है, सिचुएशन होती है। ठीक है, फिर प्लेन्स आती है कि ज़मीन बिल्कुल ऐसे समतल ज़मीन, जैसे हम जहाँ पर हम की अपने खेती करते हैं या हम अपने घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और वैलीज होती है जैसे 2 पहाड़ों के बीच में, वैली होती है 2 पहाड़ों के बीच में
जो ये जो एरिया बच जाता है इसको हम घाटी या वैली बोलते हैं, इस एरिया को वैली बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि लिथोस्फीयर इज ए डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। वी आल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। अब ये कहता है कि जो लिथोस्फीयर होता है वो ऐसा डोमेन है जहाँ से हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल हमें प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग होता है मतलब चारागाह, जब जैसे जानवर जो है उनको हरा चारा खाने के लिए जहाँ पे ज़मीन होता है तो वो होता है कि घास खाने के लिए ग्रासलैंड जो है घास के मैदान प्रोवाइड करता है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, हमें खेती वगैरह करने के लिए जो है ज़मीन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट लास्ट है कि ह्यूमन सेटलमेंट, यानी कि घर बनाने के लिए भी जो है ज़मीन जो है इसी सरफेस पे हमें मिलती है, लिथोस्फीयर पे। ठीक है, वी आल्सो गेट मिनरल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। तो मिनरल्स जो प्रोवाइड है लाइक कोयल एंड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें लिथोस्फीयर से मिलती हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर को हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि पानी से बना हुआ डोमेन, वह डोमेन जिसमें सिर्फ पानी और पानी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ही आता है हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का डोमेन। इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, फॉर एग्जांपल रिवर, लेक, सीज, ओशियंस। तो ये कहता है कि ये कंसिस्ट करता है, ये कंप्राइज करता है, या इसके अंदर क्या क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं, सिर्फ वाटर सोर्सेज यानी कि पानी के सोर्सेज होते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज होते हैं, और अलग अलग तरह की जो है वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है, लेक्स हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। तो मतलब नदियों में भी, झीलों में भी, सागर में भी, महासागर में भी, जहाँ पे पानी मतलब जो पानी का एरिया होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है कि ये हर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो है पानी ज़रूरी होता है। अब हमें जीने के लिए जो है पानी के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। जितनी भी लिविंग थिंग, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम, पशु पक्षी सब, जो उनके लिए जो है पानी कंपलसरी होता है। अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे वर्ड एटमॉस्फेयर 2 बार यूज हुआ है, तो इस एटमॉस्फेयर का मीनिंग यहाँ पर आएगा एरिया। ओके, तो क्या कहता है कि एक थिन लेयर है सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि पृथ्वी। एटमॉस्फेयर होगा एरिया यानी कि पृथ्वी। अब ये देखो, हमारी जो अर्थ है वो ऐसे गोल है, और इस अर्थ के चारों ओर एक सराउंडिंग, इसके चारों सराउंडिंग होते चारों ओर जो है एक लेयर बनी हुई है, थिन लेयर बनी हुई है, किसकी? एयर की, हवा की। ठीक है, तो उस लेयर को जो है हम एटमॉस्फेयर, ये जो लेयर है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो इस एयर जो सराउंडिंग जो एयर की जो लेयर है उसको कवर किए हुए है, इसको अपनी तरफ होल्ड किए हुए है कि इसको जाने नहीं देता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में भी आता है ना कि भी अर्थ के चारों ओर जो है ये लेयर बनी हुई है, अर्थ के चारों ओर ये लेयर बनी हुई है, ये लेयर, तो ये लेयर सिर्फ है तो एयर की ना, तो एयर की है, तो एयर में क्या होता है? पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पॉल्यूशन पार्टिकल्स है, वेपर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो तो उड़ भी सकती हैं, जले भी जा सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अर्थ के चारों ओर कैसे रह सकती हैं, मतलब एज इट इज़ उसी पोजीशन में कैसे हो सकती है? तो वो क्या है, वो किसकी वजह से होते हैं? वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स आपने शायद पहले क्लासेस में पढ़ा भी होगा, वैसे मैं अभी बता देती हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है, और ये अर्थ का जो सेंटर है, तो ये जो सेंटर है ना, ये अपनी तरफ हर चीज़ को, मतलब जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जैसे हम ऊपर की साइड जब बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो बॉल फेंकते हैं तो ऊपर से फिर हम फोर्स लगा के और उस बॉल को फेंक देते हैं, लेकिन वो फिर से वापस आ जाती है। तो वो क्या है कि वो फोर्स जो ज़मीन यानी कि जो अर्थ जो फोर्स अपनी साइड लगाती है ना चीज़ों को, थिंग्स को अपनी साइड खींचने के लिए, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो ये एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ये हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट, यानी कि
गर्मी से और जो नुकसानदायक किरणें होती है ना, जैसे अल्ट्रावायलेट की रेज होती हैं, यूवी रेज भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो उनको हमारे बॉडी पर आने से या हमें जो है नुकसान पहुंचाने से प्रोटेक्ट करती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। तो वो मैंने पहले बताया कि जो एयर सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड वाटर वेपर्स होते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं चेंज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो चेंज इन एटमॉस्फेयर, अब ये इसी का जो है पॉइंट आता है कि जो चेंज इन एटमॉस्फेयर है वो इन्फ्लुएंस करता है इन चेंज इन वेदर एंड द क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज होता है तो वो उसका इफेक्ट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट पे होता है, ठीक है। अब जैसे जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें जो ये प्रोटेक्ट करता है ना कि हार्मफुल किरणें ना आए उस वजह से, तो ये इन्फ्लुएंस करता है कि वेदर जब चेंज होता है या क्लाइमेट जब चेंज होता है तो एटमॉस्फेयर जो है वो भी चेंज होता है। ओके, अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है कि इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट फॉर सपोर्टिंग ऑफ लीव्स। तो क्या कहते हैं कि बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर को हम एक तरह से कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। उन तीनों का जो कम्बिनेशन होता है या इंट्रैक्शन होता है एक जगह पे आके, उसको हम जो है बायोस्फीयर का नाम देते हैं, ठीक है। तो लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट फॉर सपोर्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती है जैसे ह्यूमन है, पशु हैं, पक्षी है, इन सब को जो है जीने के लिए एक इंट्रैक्शन होता है इन तीनों चीज़ों का, ठीक है। देखो अब फॉर एग्जांपल हम ना पानी के बिना रह सकते हैं, ना हवा के बिना रह सकते हैं, और ना ही जो है खाने के बिना रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब ज़मीन नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ पे, पानी नहीं मिलेगा तो हम पिएंगे क्या, और हवा नहीं मिलेगी तो हम जिएंगे कैसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बायोस्फीयर के इंट्रैक्शन में आती हैं, तो इसको हम बायोस्फीयर बोलेंगे। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वही आ गया कि ये प्लांट एंड एनिमल्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब के लिए जो है ये कंपलसरी होता है, कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं। ओके, तो चलो ये हो गया हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट और इसके डोमेन्स जो हैं आज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम इकोसिस्टम और उससे नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।